मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद मॉक में या फिर टेस्ट में हमारे नंबर नहीं आते हैं, नंबर कम आते हैं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मेरे पास आपके आ रहे थे कि दीदी प्लीज एक सॉल्यूशन बता दीजिए, आपने कैसे एसएससी जीडी में 100 नंबर से 156 नंबर तक का सफर तय किया, कैसे आपने ऑल इंडिया टॉप किया, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही मॉक टेस्ट को लेके, किस तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट को इम्प्रूव करती थी। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों को लेकर डिस्कस करने वाली हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, प्लीज स्किप ना करें और एंड तक देखें, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ना ही ये सिर्फ एसएससी जीडी के लिए या किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए टारगेट की गई है, ये वीडियो है हर उस एस्पिरेंट के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है। उससे पहले हम जान लेते हैं एक ऑफर जो कि टेक्स्ट बुक पे आने वाला है। जो भी आप टेस्ट लगाते हैं, तो आप मुझसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो पूछ रहे थे, मैंने जिस पे टेस्ट लगाए हैं वो है टेक्स्ट बुक। काफी सारे मैंने टेस्ट उस पर लगाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पूरी की पूरी आपको पूरा सेट मिल जाता है विद डेट एंड शिफ्ट। उसमें आपको एनालिसिस भी बताया जाता है कि आपकी क्या रैंक, मतलब आपकी जो रैंक है वो कितने स्टूडेंट ने दिया, उसमें आपकी क्या रैंक आई है, और इसका कट ऑफ जो इस आपने टेस्ट लगाया उसका कट ऑफ कितना जाना चाहिए, उसमें सब कुछ आपको मेंशन रहेगा। तो टेक्स्ट बुक का मेरा जो कूपन कोड है वो है YASHI12 याशी 12, कैपिटल लेटर्स में है। अगर आप इसको पुटअप करते हैं इस कूपन कोड को, तो आपको इंस्टेंटली 13% का ऑफर मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक नया ऑफर आने वाला है कल, यानी कि 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को 2 दिन ये ऑफर चलने वाला है। इसमें बिगेस्ट आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इसमें प्राइस ड्रॉप होने वाली है, आपको बहुत ज्यादा ही इसमें डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इस डिस्काउंट के अलावा भी अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 13% इसमें डिस्काउंट मिलने वाला है। चलिए हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट में आप क्या गलती करते हैं। सबसे पहली गलती आप ये करते हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप बहुत ज्यादा टेस्ट लगाते हैं। देखिए, एक बात उससे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां पर भी आप स्किप करेंगे वहीं पर आप गलती कर जाएंगे। और एक गलती भी मॉक टेस्ट में या टेस्ट में बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाती है। ठीक है, आप मुझसे जुड़िए और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। आई एम शेयरिंग यू माई एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने किन चीज़ों को छोड़ा, किन चीज़ों को ओवरकम किया। आपको जो भी, आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ आप मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं, और सारे ही डाउट्स जिसके भी हैं मैंने अभी तक क्लियर किए हैं, और आगे आने वाले बच्चों के भी डाउट्स सभी के क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, आप बहुत ज़्यादा टेस्ट लगा लेते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं लगाने हैं, आप थोड़े थोड़े टेस्ट लगाइए, अपने कंसेप्ट क्लियर करने पर आप फोकस रखिए। ठीक है, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक टेस्ट पे टेस्ट लगाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप एक आध लगाइए, वीकली लगाइए, और उसमें लगाने के बाद आप देखिए कि आपके कहाँ नंबर बन रहे हैं, किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, आप क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट जब लगाते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि आपके टेस्ट का जो रिजल्ट होता है उसमें आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे आपका किसी टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर जाता है, किसी में बहुत कम जाता है, फिर अच्छा जाता है, फिर कम जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है जो क्लियर होने चाहिए थे। ठीक है, इसका ये मतलब निकलता है। तो आपको करना क्या है, अपने कंसेप्ट पे काम करना है। अच्छे आप वीडियोस देखिए, पेड कोर्स अगर आपने ले रखा है वहां से आप सीखिए, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं वहां से आप सीखिए, अगर आपको ऑफलाइन भी नहीं पढ़ते हैं, कोर्स भी नहीं है, तो यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है, आप वहां से सीख सकते हैं। और आपको करना क्या है कि जैसे आपने टेस्ट लगाया उसको वहीं ना छोड़ें, उसका जरूर से एनालिसिस करना है। आपको अपने टेस्ट का एनालिसिस करें, जहां पर भी गलती है, जहां पर भी कमी है, जहां पर भी नंबर कट रहे हैं उसको सुधारें, उसको बेटर करने की कोशिश करें, उसको पढ़ें।
अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, उस टॉपिक को क्लियर कर लें कि जब आप अगली बार टेस्ट देने बैठे तो आप कॉन्फिडेंट हो कि अब मेरे उस टॉपिक पे नंबर नहीं कटने वाले हैं। मान लीजिए किसी के अगर नंबर कट रहा है समय कार्य पे, जब आप अगली बार टेस्ट लगाने बैठे तो उससे पहले समय कार्य वाले चैप्टर को इतनी अच्छी तरह से पढ़ के बैठे कि आपको पता हो कि कहीं से कटे या ना कटे, लेकिन इस चैप्टर से तो मेरा नंबर नहीं कटने वाला है। आपको अपनी वीकनेस पर काम करना है, हर जगह काम नहीं करना है। जहां आपका काम हो चुका है वहां छोड़ दीजिए, जो आपकी वीकनेस है उसको पकड़िए, उसको टारगेट करिए, उस पर काम करिए, उसके बाद दूसरा टेस्ट लगाइए। देखिए जीएस का तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, कहाँ से फंसे, क्या आए, कैसा आए, उसमें बहुत इतना भी सिंपल नहीं है कि आपने बहुत अच्छा स्कोर कर ही लिया। देखिए उसमें आपका मॉडरेट आता है अगर स्कोर तो चल जाएगा, लेकिन आपको कवर क्या करना है, आपको मैथ्स में पूरे में से पूरे लाने की कोशिश करना है, आपको रीजनिंग में पूरे में से पूरे लाने की कोशिश करनी है, और आपको अगर आपने हिंदी या फिर इंग्लिश आपने चूज किया है तो आपको उन दोनों में से जो भी आपने चूज किया आपको उसमें पूरे में से पूरे आपको स्कोर करने की कोशिश करनी है। अगर गलती से एक आध नंबर कट जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे मैथ, रीजनिंग और हिंदी को छोड़ के केवल और केवल जीएस के पीछे भाग रहे हैं उनको मेरी ये एडवाइस है, आप माने ना माने वो आपकी मर्जी है, बट मेरी एडवाइस है कि अभी आप जीएस के पीछे ना भागें जब तक कि आपका मैथ्स कंप्लीट नहीं हो जाता है, रीजनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है, हिंदी कंप्लीट नहीं हो जाता है। जीएस को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहिए, केवल रीडिंग आप उसका करते रहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं भागना है। जब आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी एक अच्छे लेवल पर हो जाएगा तो आपके टेस्ट में अपने आप ही स्कोर बनने लगेगा। जीएस में कम भी रहेगा तो भी आपका अच्छा स्कोर रहेगा। देखिए अब आप बात करते हैं मैथ्स किस तरीके से करना है, तो मैंने आपको मैथ्स का पूरा प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है कि मैथ्स किस तरीके से करना है। और अगर आप पूछना चाहते हैं जीडी के लिए मैथ्स के कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सीरियल वाइज बताए हैं कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। आप वो वीडियो दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तीसरा, अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग हमको किस तरीके से कवर करनी है। तो रीजनिंग का बहुत ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, जो आपको चैप्टर नहीं समझ में आते, रैंकिंग का जो तरीका है, चैप्टर है, कुछ चैप्टर हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिए किस तरीके से करना है। लेकिन रीजनिंग में हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या है, प्रैक्टिस करनी है, तो वो आप टेस्ट से ही होगी। आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना आप टेस्ट लगाइए रीजनिंग में, वो उससे ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और टेस्ट में मान लीजिए आपका गलत हो गया तो टेक्स्ट बुक है, उसमें नीचे सोल्यूशन दिया रहता है कि इसको कैसे सही करना था, वहां से आप सीखिए, उसको सीख के ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने टेस्ट दे दिया और अपने नंबर देख लिए और छोड़ दिया, नहीं। हमको देखना है कि कहाँ हमारे नंबर कटे हैं, किस सब्जेक्ट में कटे हैं, उस सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करो। किस किस चैप्टर में हमारे कटे हैं, हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स आपको लिखने हैं कि इस मैथ में ये चैप्टर मेरे वीक हैं, रीजनिंग में ये वीक है, हिंदी में इस तरीके से आपको लिखना है, फिर उन चैप्टर्स पे काम करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। रीजनिंग का मिक्स प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है, और आपको सॉल्यूशन देखते चलना है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ट्रेन वाला टाइम एंड डिस्टेंस का गलत हो गया, तो ऐसे आगे नहीं बढ़ना है, उसका पहले सॉल्यूशन देखना है, फिर उसको खुद से करने की कोशिश करना है। नहीं हो रहा है एक बार देख के करो, फिर एक बार खुद से करो, ठीक है, फिर आप एक बार ट्रेन का चैप्टर पढ़ो, तो फिर डेफिनेटली जब आप अगली बार टेस्ट लगाएंगे तो वो आपका कवर हो जाएगा। मतलब वहां से आपके नंबर नहीं कटेंगे और आप अपने आप में सुधार देखेंगे कि कैसे मेरा अब मॉक टेस्ट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और बच्चे क्या गलती करते हैं अक्सर जिस सब्जेक्ट में मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं आता है उसको स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना उसको सबसे पहले पढ़ो। पढ़ने बैठते हैं ना जब हम, तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, एक जो इंटरेस्ट होता है ना हमारा पढ़ने का उस समय बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे 2-3 घंटे में, 4 घंटे में वो कम होता चला जाता है, क्योंकि हमारी ह्यूमन नेचर है, बॉडी है, थकान होती है, मानसिक थकान होती है, काफी सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले उसको कवर करें जो आपका वीक है, देन आपको उस पे कवर काम करना है जो आपका ठीक है, अच्छा है सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने रूटीन बनाना है, आपको माइंड में सेट करना है कि ये मेरा कमजोर है, सबसे पहले मुझे ये ठीक करना है। जब आपकी कमजोरी मतलब आप खत्म करते चलोगे तो वहां से आप स्कोर बढ़ाते चलोगे। जितना आप अपनी कमजोरी को खत्म करोगे, जितने आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको एक एक करके हटाते चलोगे कि चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, वहां से आपका स्कोर अच्छा बनने लगेगा।
एक क्या होता है कम नंबर आने का, ये भी प्रॉब्लम मतलब एक कमी रहती है कि हमारी स्पीड की कमी रहती है। हम लोगों को क्वेश्चंस आते हैं लेकिन हमारी स्पीड स्लो होने के कारण हमको बहुत ज्यादा उसमें टाइम लग जाता है। इस वजह से हम बाकी लोगों से पीछे रह जाते हैं। जिस क्वेश्चन में हमें मान लीजिए 30 सेकंड लगने थे, उसमें कई बार हमें 1.5 मिनट लग जाता है, तो हमारा जो 1 मिनट हुआ वो फालतू गया। और उस 1 मिनट में जो हम बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, जो हमारा 1 मिनट जो फालतू गया उसमें हम 2 क्वेश्चन और कर सकते थे। तो आपको क्या करना है, स्पीड के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा से ज्यादा आप करें। ये ना सोचें कि मैंने चैप्टर को एक बार क्लास देख ली है या एक बार मैंने पढ़ लिया है, अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने तो सीख लिया है। नहीं, आप एक चैप्टर को 4 बार करिए, 6 बार करिए, 10 बार करिए, उससे आपकी स्पीड मेंटेन होगी। जब आपकी स्पीड मेंटेन होगी, एग्जाम में आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी और आप जल्दी से जल्दी आप अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। और जो एक्चुअली मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो 4-6 क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के पटकता है एग्जाम में, आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। समझिए, जिसको और कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, आप उसको ज्यादा टाइम दे पाएंगे। तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है टेस्ट के लिए, और स्पीड मेंटेन केवल और केवल प्रैक्टिस से हो सकती है। कोई ये कहे हम आपको घुट्टी घोल के पिला देंगे या हम आपको कोई जड़ी बूटी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब अगर सच्चाई की बात करें तो आपको उसकी खुद से ही प्रैक्टिस करनी होगी और केवल इसका प्रैक्टिस ही सॉल्यूशन। एक कमी क्या होती है ना कि रीडिंग एबिलिटी, मतलब हम क्या होते हैं कई बार क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो भी किस वजह से होता है, टाइम की कमी से। टाइम कम होगा, हम कुछ का कुछ पढ़ेंगे, हड़बड़ा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, बीपी हाई लो हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो आपको वो सब नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा क्या है वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। कई बार हमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक नहीं है, और हम लिख देते हैं कौन सा एक है, हम उस नहीं को अनदेखा कर देते हैं, और वही कमी होती है कि हम अपना आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो हमें ना क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छी तरह से है। एक बार ना पढ़ के आप 2 बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने की जो स्पीड है, जो रीडिंग स्पीड जिसे हम कहते हैं, एक लाइन में मान लीजिए आपको लग रहे हैं 7 सेकंड, मुझे लग रहे हैं 4 सेकंड, तो मैं आपसे 3 सेकंड आगे हूँ, ठीक है, मानिएगा। तो आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी इंप्रूव करनी है कि जो आप पढ़ते हैं उसको एक एक वर्ड को आपको ध्यान में रखना है और स्पीड बनानी है आपको रीडिंग। आपको कोई भी ऐसा मतलब टारगेट सेट नहीं करना है कि अब मुझे इतने नंबर लाने, इतने नंबर लाने। आपको कोशिश करनी है कि कट ऑफ जो रहता है टेक्स्ट बुक में जो दिया रहता है उससे थोड़ा सा आगे रहे, और आपको काम करना है अपने कंसेप्ट पर। टेस्ट लगाने का सीधा सा मतलब ये होता है कि हम देख सकें कि हम कितने पानी में हैं, अभी हमें कितना और पढ़ने की जरूरत है, अभी हम बाकी लोगों से कितना पीछे हैं। तो जब आप टेस्ट लगाइएगा तो आपको देखना है केवल कि हमारी कहाँ कमी है, कहाँ गलती हो रही है, कौन से वो चैप्टर्स हैं जो हमसे नहीं बन रहे हैं, उस पर काम करना है। और हमें अपनी टाइम मैनेजमेंट के लिए भी टेस्ट लगाया जाता है, तो आपको अपना टाइम इंप्रूव करना है, टाइम मैनेज करना आना चाहिए। एक गलती क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे अटके रह जाते हैं सवालों पर, और ये बहुत बड़ी गलती है। जैसे मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद चौथा जानबूझ के एग्जामिनर ने ऐसा डाल दिया कि वो बनेगा ही नहीं, बहुत मुश्किलों से बनेगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन डाल दिया। तो आपको उस पर क्या करना है, उसको स्किप करके आगे बढ़िए। एक बार दिमाग लगाओ, नहीं बनता है छोड़ के आगे बढ़ जाओ। उससे क्या होगा, आप आगे वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर दोगे। जब आपके कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर से बिल्डअप होता है कि नहीं, अब मेरा एग्जाम अच्छा जा रहा है, मैं अच्छे लेवल पे हूँ, मेरे इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी तो बहुत समय बचा है, कुछ क्वेश्चन छूटे हैं उन्हें मैं कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसा आता है दिमाग में। लेकिन अगर आप उन्हीं पे अटके रह गए, जो सवाल है जो मुश्किल जानबूझ के बीच में डाला गया है, आप उस पर अटक गए, तो जो आने वाले सब मतलब उसमें आपने काफी समय बर्बाद कर दिया। तो कई बार हमारे आते हुए सवाल छूट जाते हैं, और नहीं भी छूटते हैं तो हम हड़बड़ाहट में जल्दी, अब हमें पता है कि हमारा टाइम कम बचा है, क्वेश्चन ज्यादा है, हम हड़बड़ा जाते हैं। उस हड़बड़ाहट में हम क्या करते हैं, आते हुए सवाल गलत कर देते हैं, गलत कैलकुलेशन कर देते हैं, दिमाग उतना काम नहीं करता, पैनिक हो जाते हैं। तो आपको जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, आगे वालों को करिए, समय जरूर बचेगा, उस पर पलट के आइए और उसको फिर सॉल्व करिए। समय नहीं भी बचता है तो जो आने वाले 4 क्वेश्चन छूटे थे उससे बेटर है कि वो एक छूट जाए, कम से कम आपको 3 का फायदा फिर भी होने वाला है। देखिए, सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं कि मेरा क्या तरीका था सब्जेक्ट को पिक करने का, कि हमें सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, तो देखिए, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हिंदी अगर आप लेते हैं
तो आपको सबसे पहले जो उठाना है वो है हिंदी, क्योंकि हिंदी अक्सर अमूमन लोगों का अच्छा सब्जेक्ट रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हिंदी करना है। हिंदी के बाद आपको रीजनिंग करनी है, क्योंकि रीजनिंग सेकंड नंबर पर लोगों का अच्छा सब्जेक्ट रहता है। मैथ्स में मानते हैं नंबर कट जाते हैं, कैलकुलेशन रहती है, दिमाग थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाता है। और आपको क्या करना है, सभी में तुक्के आपको नहीं लगाने हैं। अगर आपको 2 में डाउट है, मान लीजिए आपको क्या है, आपको ए या बी में, या बी या सी में, या सी या डी में आपको कंफ्यूजन है, तो केवल आपको जब डाउट है तो ही आप लगाइए। जब आपको एकदम ही अंदाजा नहीं है कि कौन सा वाला सही होगा, तो उसमें आप तुक्के ना लगाएं। एक चीज और हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हिंदी उठाना है, उसके बाद हमें रीजनिंग उठाना है। जब हम हिंदी कम समय में, हमारे जब 20 क्वेश्चन हो जाते हैं तो और जब हमारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। और क्या होता है ना, जब हम मान लीजिए आपने सबसे पहले जीएस उठा लिया, ठीक है, जीएस सामने आया और आप जीएस करने बैठ गए, जब जीएस में क्वेश्चन नहीं बनते ना तो कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाता है कि अरे यार हमारा तो पेपर बिगड़ गया, मूड खराब हो जाता है। फिर उस खराब मूड में आपका मन नहीं लगता क्वेश्चन सॉल्व करने में, या आए हुए गलत हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो आपको सबसे पहले हिंदी उठानी है, फिर रीजनिंग करनी है, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद जीएस करना है, ठीक है, तीसरे नंबर पर आपको जीएस करना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैथ्स के चक्कर में जीएस छूट जाए। फिर जब आप जीएस कर लेंगे, फिर आपको लास्ट में मैथ्स उठाना है। आप यकीन मानिए आपके पास इतना टाइम बचेगा कि एक बार पलट के आप सभी क्वेश्चन पर जा सकते हैं, जो आप छोड़ के आए हैं पीछे उनको आप दोबारा देख पाएंगे अगर आप ये फॉर्मूला अपनाते हैं। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फॉर्मूला होता है, हमारे दिमाग पे वार करता है सीधे। कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे हाई करना है, कैसे लो होता है, ये हमें सीखना पड़ता है। जब हम सबसे पहले हिंदी को उठाते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा हाई जाता है। रीजनिंग को उठाते हैं, रीजनिंग सॉल्व होती जाती है तो और हाई जाता है। फिर उसके बाद हमें टाइम कम ना पड़े इसलिए हम जीएस उठाते हैं, नहीं तो हम मैथ्स उठाते हैं। टाइम कम पड़ जाता है कई बार मैथ्स के चक्कर में। देन हमें जीएस करनी है, तो फिर भी हमें लगता है कि चलो अब ठीक ठाक है, फिर उसके बाद हम मैथ्स कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है फिर एक एग्जाम देने के बाद कि चलिए ठीक है, हमारा एग्जाम जो होगा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ये आप सॉल्व करते करते मन में आने लगता है। देखिए आपको क्या करना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं करना है कि अरे कितना आएगा स्कोर, क्या होगा, मेरी रैंक आएगी या नहीं। नहीं, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड होके करो कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो बिगनर्स हैं उनको अभी वीकली टेस्ट देना है, डेली टेस्ट नहीं देना है। जब लास्ट में आपको 1 महीना बचे तब आपको डेली टेस्ट देने हैं। अभी आप डेली टेस्ट ना दें, अपनी कमजोरी पर काम करने की कोशिश करें। और जब आप टेस्ट देने के बाद उठते हैं तो थोड़ा सा आपको अकेले में बैठ के थोड़ा सा सोचिए कि क्या हमसे गलती हुई है, कहाँ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। थोड़ा 10 मिनट आप अकेले में बैठिए, थोड़ा गहन विचार करिए कि क्या गलती हुई है, कहाँ दिक्कत आ रही थी, कौन से सब्जेक्ट ने ज्यादा परेशान किया, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसपे अब मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि ये हर एक बच्चे का अलग हो सकता है, हर एक बच्चे की पर्सनल अलग प्रॉब्लम हो सकती है, हर एक बच्चे का अलग सब्जेक्ट हो सकता है वीक। तो वो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर आप काम करिए, मतलब एक मेडिटेशन बोलते हैं इसको एक तरीके से। अपने बारे में सोचिए कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ प्रॉब्लम आई है, कहाँ सुधारना है। इस तरीके ये सारी बातें जब आप अप्लाई करेंगे, यकीन मानिए आपके मॉक के जो टेस्ट है उसका आपका इम्प्रूवमेंट स्कोर में आपको खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। मेरे साथ आप जुड़े रहिए व्हाट्सएप पर, और मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है। इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के अलावा आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जिसको भी मेरे ग्रुप से जुड़ना है वो आप कमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले आपके सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, और जुड़े रहिए ऐसे ही। धन्यवाद।